नमस्ते। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब ना फोन थे ना इंटरनेट, तब दुनिया एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई थी। आज हम उन्हीं पुराने प्राचीन रास्तों की कहानी में उतरेंगे। और ये सिर्फ रास्ते नहीं थे, अरे ये तो उन धमनियों की तरह थे जिनसे होकर सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि सोच, विश्वास और बड़ी बड़ी सल्तनतें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती थीं। एक मिट्टी का बर्तन, एक काली मिर्च और एक राजा का ताज। सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन इनमें एक गहरा कनेक्शन है। एक ऐसा कनेक्शन जो उन अदृश्य धागों से बना है जिसने पूरी पुरानी दुनिया को एक साथ बुन रखा था। तो चलिए आज इन्हीं धागों को एक एक करके सुलझाते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना अक्सर एक बहुत ही छोटी सी जगह से होती है। हमारी कहानी भी कुछ ऐसी है। इसकी शुरुआत होती है एक गांव के मेले की चहल पहल से। तो सोचिए, जागिनी नाम की एक लड़की है। वो अपने गांव के मेले में घूम रही है और वहां उसकी नजर कुछ चमकीले बर्तनों और चाबी वाले खिलौनों पर पड़ती है। अब जब उसे पता चलता है कि ये सब चीजें किसी बहुत दूर के शहर से आई हैं, तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, एक हैरानी। बस यही छोटी सी जिज्ञासा, ये सवाल कि आखिर ये आया कहाँ से, बस यही वो पहला कदम था जिसने दुनिया के व्यापार को जन्म दिया। और बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए कहानी में एंट्री होती है व्यापारी की। और ये लोग सिर्फ सामान बेचने वाले नहीं थे, नहीं, ये तो उस पुरानी दुनिया के असली एक्सप्लोरर्स थे, एडवेंचरर्स थे। ये संस्कृतियों के बीच पुल का काम करते थे। ये वो लोग थे जो एक जगह की चीज को हजारों मील दूर उस इंसान तक पहुंचाते थे जिसे उसकी जरूरत होती थी। और ऐसा करके वो असल में दुनिया को छोटा बना रहे थे। तो सवाल ये है कि ये व्यापारी अपने साथ ऐसा क्या ले जाते थे। कुछ चीजें तो इतनी ज्यादा कीमती थीं कि उन्होंने सचमुच इतिहास का रुख बदल कर रख दिया। उस जमाने में दक्षिण भारत तो जैसे खजानों का गढ़ था। सोचिए, यहाँ की खदानों से निकलता था चमचमाता हुआ सोना, बेशकीमती पत्थर और मसालों की वो महक जो दूर दूर तक फैल जाती थी। और इन सब में सबसे खास थी काली मिर्च। इसकी मांग तो पूरी दुनिया में थी और यहीं से वो जहाज़ों और कारवां में लदकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचती थी। हाँ बिल्कुल, काला सोना, इसे यही कहा जाता था। इसकी कीमत इतनी थी, इतनी ज्यादा थी कि पूरा का पूरा रोमन साम्राज्य अपना सोना देकर इसे खरीदता था। और इसका सबूत आज भी दक्षिण भारत में खुदाई में रोमन सोने के सिक्कों के ढेर मिलते हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये व्यापार कितना बड़ा और फायदेमंद रहा होगा। और ये जो संगम कविता की पंक्तियां हैं ना, ये उस दौर के एक बंदरगाह की जीती जागती तस्वीर पेश करती हैं। तेज घोड़े आ रहे हैं, काली मिर्च की बोरियां उतर रही हैं, हिमालय से आए रत्न और सोना। ये सिर्फ सामान की एक लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो संस्कृतियों का महासंगम था। एक ऐसी जगह जहां लगता था मानो पूरी दुनिया एक ही घाट पर आकर मिल गई हो। और अब बात करते हैं इतिहास के शायद सबसे मशहूर ट्रेड रूट की, सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग। अब ये कोई आज के जैसी सीधी सपाट हाईवे नहीं थी, अरे नहीं, ये तो पहाड़ों और रेगिस्तानों से गुजरने वाले खतरनाक रास्तों का एक पूरा जाल था, जहां डाकुओं का भी डर बना रहता था। लेकिन इस पर चलने का इनाम भी उतना ही बड़ा था। वो इनाम था चीन का चमकीला मुलायम रेशम, जो उस जमाने में अपने वजन के बराबर सोने में बिकता था। सोचिए जरा। अब देखिए, जब इतना सारा कीमती सामान, सोना, रेशम, मसाले हजारों मील का सफर तय कर रहा हो, तो जाहिर है कि इस पे सिर्फ व्यापारियों की ही नजर नहीं होगी। जल्द ही बड़े बड़े ताकतवर राजाओं और शासकों को भी ये बात समझ में आ गई। उन्होंने इस बहते हुए खजाने को देखा और जान लिया कि जो भी इन रास्तों पर कंट्रोल करेगा, असली राज उसी का होगा। तो बस यहीं से पार और पैसे का एक पूरा साइकिल शुरू हो गया। देखिए, होता ये था कि व्यापारी अपने कीमती सामान की सेफ्टी के लिए राजाओं को टैक्स और तोहफे देते थे। अब उस पैसे से राजा अपनी सेना को और बड़ा और मजबूत करते। बड़ी सेना का मतलब रास्तों पर और ज्यादा सुरक्षा। नतीजा ये हुआ कि व्यापारी भी अमीर होते गए और राजा भी ज्यादा शक्तिशाली बनते गए। दोनों का फायदा था। और जानते हैं, इसी साइकिल ने भारत के कुछ सबसे महान राजवंशों को जन्म दिया। दक्षिण में समुद्र के किनारों पर मूवेंदर यानी चोल, चेर और पांड्य राजाओं ने समुद्री व्यापार पर अपना कंट्रोल जमाया। पश्चिम भारत में सातवाहन पावरफुल हो गए और उत्तर पश्चिम में तो विशाल कुषाण साम्राज्य ने सिल्क रूट के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना झंडा गाड़ दिया। इन सभी की ताकत का जो सोर्स था ना, वो सीधे सीधे यही ट्रेड रूट्स थे। और ये जो कुषाणों का सोने का सिक्का है ना, ये वाकई में बहुत दिलचस्प चीज है।
ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उनकी ताकत का, उनकी पावर का सिंबल था। ये इस बात का सबूत था कि उस दौर में ट्रेड के ऊपर टिकी हुई एक कितनी एडवांस्ड इकोनॉमी चल रही थी। लेकिन इन कारवां में सिर्फ सोना, रेशम और मसाले ही नहीं चल रहे थे। व्यापारियों के सामान के साथ साथ एक और चीज भी थी जो चुपचाप हजारों मील का सफर तय कर रही थी। एक ऐसी चीज जो सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती थी, और वो थे नए विचार, नए विश्वास और नए फलसफे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कुषाण शासक कनिष्क। उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत सपोर्ट किया, उसे संरक्षण दिया, और उन्हीं के राज्य में बौद्ध धर्म का एक नया रूप, जिसे महायान कहते हैं, बहुत तेजी से फैला। अब ये जो महायान बौद्ध धर्म था, इसने 2 बड़े और क्रांतिकारी बदलाव किए। पहला तो ये कि अब बुद्ध को सिर्फ संकेतों जैसे कि पीपल का पेड़ के जरिए नहीं दिखाया जाता था, अब उनकी मूर्तियां बनने लगी इंसानी रूप में। इससे आम लोगों के लिए उनसे कनेक्ट करना बहुत आसान हो गया। और दूसरा बड़ा बदलाव था बोधिसत्व का आइडिया, मतलब ऐसे ज्ञानी लोग जो खुद तो निर्वाण पा सकते हैं लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए इसी दुनिया में रुक जाते हैं। और ये जो बदलाव था वो कला में साफ साफ दिखता है। एक तरफ है पुराना तरीका, जैसे सांची की कला में, जहां बुद्ध को दिखाने के लिए एक पेड़ या खाली सिंहासन जैसे सिंबल इस्तेमाल होते थे, और दूसरी तरफ है नया तरीका, जैसे मथुरा में बनी मूर्तियां, जहां बुद्ध को एक इंसान के रूप में दिखाया गया है। ये धार्मिक कला की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ा चेंज था। तो अब तक हमने व्यापारी और राजाओं की बात की, लेकिन अब इन रास्तों पर एक तीसरे तरह का मुसाफिर भी नजर आने लगता है, तीर्थयात्री। अब इनका मकसद सोना, चांदी या रेशम कमाना नहीं था, नहीं, ये तो ज्ञान और आस्था के खजाने की खोज में निकले थे। इनका मुनाफा था मन की शांति। ये वो लोग थे, पुरुष भी और महिलाएं भी, जो पवित्र किताबों और निशानियों की तलाश में हजारों मील का खतरनाक सफर तय कर जाते थे, और वो अक्सर व्यापारियों के काफिलों के साथ ही चल पड़ते थे। सोचिए, एक का लक्ष्य था दुनिया का खजाना और दूसरे का अध्यात्म का, लेकिन रास्ता दोनों का एक ही था। लेकिन हमें इन कमाल की यात्राओं के बारे में इतना सब कुछ पता कैसे है? इसका क्रेडिट जाता है फाक्शियान और ह्वेनसांग जैसे चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों को। उन्होंने अपने सफर की हर मुश्किल, हर छोटी बड़ी चीज को अपनी डायरी में लिखा, और आज उनकी वही डायरियां हमारे लिए इतिहास को देखने की एक खिड़की बन गई हैं। फाशियान ने जो लिखा है उससे पढ़कर अंदाजा होता है कि कैसे कैसे खतरों का सामना करना पड़ता था इन लोगों को। ये कोई आसान सफर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये तो आस्था और ज्ञान को पाने के लिए की गई एक बहुत ही कठिन तपस्या थी। और जरा नंबर पर गौर कीजिए, 600। ह्वेनसांग भारत से 20 घोड़ों पर लादकर 600 से भी ज्यादा हाथ से लिखी पांडुलिपियां वापस चीन ले गए, और फिर अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उन्होंने इन ग्रंथों का संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद करने में लगा दी। सोचिए, ज्ञान के लिए एक इंसान का ऐसा जबरदस्त डेडिकेशन, कमाल है। तो देखिए, जैसे पुराने सिल्क रूट पर रेशम के साथ साथ बौद्ध धर्म का विचार भी सफर कर रहा था, ये एक सोचने वाली बात है कि आज के हमारे जो ट्रेड रूट्स हैं, मतलब इंटरनेट से लेकर बड़ी बड़ी शिपिंग लाइंस तक, उन पर कौन से पावरफुल आइडियाज, कौन सी वैल्यूज और कौन से कल्चर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर कर रहे हैं। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।